जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य में। और इसके साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकारों को लेकर। और मूल अधिकारों में भी अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट क्लेरिफाई किए, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो गए, क्योंकि कई क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिनको कुछ कन्फ्यूज़न है। और उसके अलावा बहुत ही लोगों ने शुभकामनाएँ भी भेजी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सहयोग मैं इसी प्रकार से चाहता रहूँगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें हमारे चैनल्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य पर। और इसी के साथ ही हम लोग इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित। और पिछली वीडियोस में हमने या पिछली जो हमारी कक्षाएं गई हैं मूल अधिकारों को लेकर, राज्य व्यवस्था में जो मूल अधिकार हैं उनसे लेकर, तो उसमें हमने कंसेप्ट 2 क्लासेस अभी तक की हैं। और उनमें जो कंसेप्ट हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके साथ ही कई ऐसे क्वेश्चन भी हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी है जो कमेंट्स बॉक्स में जिन्होंने अपने कन्फ्यूजन्स को डाले हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों का सहयोग जो मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसके साथ ही लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो चलते हैं, पहले लेते हैं उन लोगों के कमेंट्स जिन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं या जिनको कुछ कंसेप्ट को समझने में थोड़ी दिक्कत आई है। तो उसमें से पहला जो कमेंट है उसको हम लेते हैं, जिसमें अभिषेक का एक डाउट है कि आर्टिकल 16 नागरिकों को प्राप्त है या विदेशियों को। तो देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो मूल अधिकार हैं उसमें कुछ बातें जो हैं वो व्यक्तियों के लिए है, यानी कि व्यक्तियों की भी बात की गई है और नागरिकों की भी बात की गई है। तो नागरिक जो हैं व्यक्ति में ही आते हैं, और एक जो विदेशी हैं, यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है, यानी कि विदेशियों को प्राप्त है। लेकिन अब बात यह आती है कि कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो कौन कौन से मैंने बताए थे? 15, 16, 19, 29 और 30, ये मैंने वो बताए थे जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं, विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो यही मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया था। और आगे समझाते हुए मैंने कहा होगा कि ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और मैंने पिछली क्लास में यहाँ पे लिखा होगा छोड़कर, है ना? क्या किनको छोड़कर? इन आर्टिकल्स को छोड़कर विदेशियों को अन्य सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं। जैसे 14 भी प्राप्त है, 15, 16 छोड़ दिया जाए, 17 प्राप्त है, 18 प्राप्त है, 19 छोड़ दिया जाए, 20 प्राप्त है। 20 से लेकर आप देख सकते हैं कहाँ तक जाएगा, 28 तक। तो ये प्राप्त है, 20 से लेकर 28 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये पूरा प्राप्त है। 29, 30 नहीं प्राप्त है, 32वां प्राप्त है। तो ये आर्टिकल्स वो मैंने बताए थे जो विदेशियों को प्राप्त है। ये मैंने वो लिखे थे आपके सामने जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि 14 से लेकर 32 तक जो हमारे मूल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल, वो मैंने बताया कि वो पूरे नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि ये वाले जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। इन आर्टिकल्स के अलावा जो दूसरे राइट्स हैं वो सब किसको? विदेशियों को भी प्राप्त है और नागरिकों को भी प्राप्त है। तो मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है अभिषेक का कि जो मैंने आर्टिकल 18 आप लोगों को समझाया होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया होगा उपाधियों का अंत, है ना? उपाधियों का अंत किया गया है, यानी टाइटल्स जो हैं उनको ख़त्म किया गया है। और क्वेश्चन अभिषेक का कुछ ये था कि नोबेल प्राइज़ को अगर हम लेने जाएंगे तो क्या राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, या भारत रत्न जो है उन्होंने कहीं लिखा हुआ देखा है कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है या भेदभाव नहीं करता है। तो बात सही है। देखिए, नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है ना। नोबेल क्या है? नोबेल एक पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार है। और मैंने आप लोगों को बताया है उपाधि का अंत, यानी टाइटल्स, है ना, उपाधियों को खत्म किया गया। जैसे राजा महाराजा की उपाधि थी, चक्रवर्ती सम्राट, राय बहादुर, ये वंशानुगत होते थे। ठीक है, लेकिन जो प्राइज है, नोबेल पुरस्कार हैं, उनको लेने के लिए हमें राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसी भारतीय को कोई पुरस्कार मिलता है, कोई प्राइज मिलता है, कोई सम्मान मिलता है विदेशों से, तो वो लेने के लिए हमें जो है जरूर राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता। लेकिन कोई उपाधि देता है, कोई देश हमें किसी तरीके का टाइटल देता है, तो हमें राष्ट्रपति जी से पूछने की जरूरत होगी। जैसे कि आपको मैं बता दूं 1954 में क्या हुआ, भारत रत्न जैसे जो कुछ सम्मान है उनको लाया गया। ठीक है, तो ये क्या है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत रत्न है या पद्म भूषण है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री,
है ना, ये जो पुरस्कार हैं ये क्या है, ये पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको कोई टाइटल की तरह अपने नाम के आगे ना लगाए। ये पुरस्कार हैं, एक सम्मान है, यानी कि भारत रत्न का सम्मान। आप जो है देश के बड़े ही अमूल्य व्यक्ति हैं, ठीक है, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप भारत के रत्न हैं, एक सम्मान है, ठीक है, कोई उपाधि नहीं है। तो ये पुरस्कार है, प्राइज है, तो इस वजह से जो है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। लेकिन अगर उपाधि की बात आती है तो डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ अभिषेक के डाउट्स थे, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आर्टिकल 16 हो या आर्टिकल 18 को लेकर भी जो डाउट्स थे वो आपके क्लियरिफाई हो जाने चाहिए। इसी तरीके से मैं कहता हूँ अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो क्वेश्चन आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए। जब भी अगली क्लास आएगी तो मैं उसमें उसका आंसर जरूर दूंगा। इसी तरीके से अर्जुन का एक कमेंट था, एक क्वेश्चन था कि भाई जो मैंने आपको जुर्माने वाला एक उदाहरण बताया था, आपको याद होगा आर्टिकल 14 की जब मैं बात कर रहा था, अनुच्छेद 14 की बात कर रहा था, उसमें मैंने 1 लाख कमाने वाला, 5,000 कमाने वाला, वो मैंने बताया था। तो देखिए मैं इसी उद्देश्य से बता रहा था आपको कि इस यहाँ पर परिस्थितियों को देखकर हम बात करेंगे, यानी कि विधियों का समान संरक्षण जो है परिस्थितियों को देखकर जुर्माना लगाएंगे, ना कि उस व्यक्ति का इनकम कितना है वगैरह कितना है उस आधार पर लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर उस 5,000 रुपये कमाने वाला जो व्यक्ति है उसकी इतनी हैसियत नहीं है तो उस पर जुर्माना जो है उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग लगना चाहिए, और दूसरा कि मामला क्या है उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए, ना कि उसके बीच किसी एक तरीके का कानून जो है सब पर लागू करना चाहिए। जैसे प्रशांत भूषण जी वाला जो मामला था, तो प्रशांत भूषण जी वाला मामला क्या था, हालांकि उसको मैं डिस्कशन आज की वीडियो में भी करने वाला हूँ, आज की क्लास में भी करने वाला हूँ, कि अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर, तो मैंने बताया है कि जो प्रशांत भूषण जी थे उन्होंने ट्वीट किया था, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे अभी हाल ही में S.A. बोबडे जी, तो वो एक बाइक चला रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ चित्र में कि बाइक चला रहे हैं वो, और वो नागपुर में गए थे जो कि उनका गृह है, घर है वहाँ, होम टाउन है। तो वहाँ पर वो बाइक चला रहे हैं जो कि किसका है, एक बीजेपी के कार्य उसका है, जो बीजेपी के नेता है उनकी बाइक है, और बिना हेलमेट के चला रहे हैं, और कोई मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने, प्रशांत भूषण जी ने ये लिखा हुआ है उसमें कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, और ये बिना मास्क के, बिना हेलमेट के, और इतनी महंगी बाइक जो है ये कैसे चला रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो कोर्ट का मानहानि है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मानहानि है ये। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 19 आ जाता है। आर्टिकल 19 क्या आ जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप अगर सही बात बोल रहे हैं, गलत बात नहीं बोल रहे हैं, तो आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, वो कंटेम्प्ट नहीं होगा, किसी के लिए मानहानि नहीं होगा अगर आप सही बात बोल रहे हैं तो यहाँ पर बार बार प्रशांत भूषण जी को कहा गया कि आप जो है कोर्ट से माफ़ी मांग लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग लीजिए, अपनी गलती स्वीकार करें। लेकिन प्रशांत भूषण जी ने कहा ये मेरा राइट टू एक्सप्रेशन है, मैं चीज़ों को बोल सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं इस पे आप मुझ पे कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं लगा सकते हैं, आपको जो करना होगा। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या थी कि कहीं ना कहीं हर कोई ये जानता था कि प्रशांत भूषण जी बिल्कुल सही हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, उन्होंने सही बात को रखा है, तो उनको किसी भी तरीके से जो है पनिश नहीं किया जा सकता। तो अपनी थोड़ी सी शाख बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने बस क्या किया कि 1 रुपये का फाइन लगा दिया। तो इसमें कोई प्रशांत भूषण जी अमीर हैं तो उन पर लाखों का लगना चाहिए, ये नहीं। परिस्थितियां क्या है, स्थितियां क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजें बननी चाहिए, यानी कि लॉ सबके लिए एक समान हो, एक परिस्थिति में हो, वो नहीं। वही चीज मैंने आप लोगों को आर्टिकल 14 में बताई थी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर, ठीक है। एक कैरियर ओरिएंटेड क्वेश्चन था कमेंट में कि एक शशांक कुमार हैं, व्यूअर्स हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने अभी 12th किया है। तो उनका एक क्वेश्चन ये था कि क्या यूपीएससी की तैयारी के लिए मुझे आगे बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए अगर मुझे यूपीएससी तैयारी में जाना है। देखिए, अगर आपको अपने ग्रेजुएशन के दौरान टाइम देना है तो आपको बीए चूज करना पड़ेगा, और आपका ओरिएंटेशन केवल आपका एक आधा फोकस, एक ही लक्ष्य है कि आपको यूपीएससी क्लेरिफाई करना है, तो मेरी तरफ से यही सुझाव रहेगा कि आप जो है बीए कीजिए और उसमें कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स लीजिए जो आपके आगे यूपीएससी में काम आ सके। हालांकि अगर आप
बीएससी से भी करते हैं तो आपको बस ये रहेगा कि आपके ग्रेजुएशन टाइम के दौरान आपको वो समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विज्ञान का विषय होता है बीएससी में, और उसमें जो है आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन कंपैरिजन बीए में थोड़ा सा आपको चीज़ें एक थ्योरेटिकल्स होंगी, और उसमें जो है आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पर यूपीएससी को साथ लेकर चल सकते हैं बीए में। तो इस वजह से आपको यहाँ दोनों में से जो भी अच्छा चॉइस लगे कि जिसको आप लेकर चल सकते हैं, बस सबसे मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका लक्ष्य यूपीएससी है। तो ज़्यादा जो वेटेज अगर लग रहा है मुझे, और जो मैं कहता भी हूँ कि बीए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बीएससी को साथ में लेकर आप तैयारी नहीं सकते, ग्रेजुएशन पीरियड में साथ लेकर तैयारी नहीं कर सकते हैं यूपीएससी को लेकर, क्योंकि आपको जो है ग्रेजुएशन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट्स के, और बहुत से लोगों ने सराहा भी है वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। इस फंडामेंटल राइट्स में हम लोग जो बात करेंगे, पिछली बार हमने बात किया था कि जो समानता का अधिकार है उसका, और मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जो अभी हमारे पास राइट्स हैं वो टोटल 6 राइट्स हैं। पहले कितने थे? 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अभी कितने? 6 हैं। 6 में से हमने एक बात किया था समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद कितने से कितने तक था? 14 से 18 तक की हम बात कर चुके हैं, 14 to 18 की बात कर चुके हैं। अब हमारी बात आती है 19 से 22 तक की। 19 से 22 तक क्या कंसेप्ट है उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। अब चलिए, तो यहाँ पर हम 19 से 22 तक बात करेंगे। हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ये संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। भाग 3 में हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो 12 से 35 तक इसमें आर्टिकल्स बताए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो मूल अधिकार हैं वो 14 से 32 तक हैं। बाकी जो अन्य अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकारों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध करते हैं। 12 और 13 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने पहली जो मूल अधिकारों के संबंध में, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जो कक्षा थी, जो क्लास थी आपकी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया है 15 क्या है और 13 क्या है। अगर आपने 13 को समझा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आगे चल के समझ में आने वाली हैं। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं किसी भी एग्जाम में जब इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें याद हो रही हैं, याद इन द सेंस मतलब समझ में आ रही हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, और इसमें अनुच्छेद 19 से 22 की। तो अनुच्छेद 19 से 22 में क्या बताया गया है? जो दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट है, मुख्य रूप से मूल अधिकार है, तो उसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो इसमें जो अनुच्छेद आते हैं, हमारे आर्टिकल्स आते हैं, वो 19 से 22 तक आते हैं। कितने से कितने तक आते हैं? 19 से 22 तक आते हैं। तो 19 से 22 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे लिए स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसके लिए हम बात करते हैं किसमें? जो हमारे अधिकार हैं 19 से 22 तक, उसमें स्वतंत्रता, फ्रीडम को लेकर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो जब हम गुलाम थे, या कहा जाए जो ब्रिटिश शासन था, हम जानते हैं कि पिछले 200 साल, जब आज़ादी तक हम पिछले 200 सालों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, तो हमारे लिए जो है स्वतंत्रता का एक अलग ही महत्व था, एक आज़ादी का अलग ही महत्व था। और यदि ये संविधान में नहीं डाला जाता तो इस आज़ादी का कोई एक महत्व नहीं रह जाता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाग 3 में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और ये जो सेक्शन है ये आपकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसमें भी जो आर्टिकल 19 की अब हम बात करने जा रहे हैं, जो अनुच्छेद 19 है, इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसे संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यानी कि ये जो चीज़ें बताता है वो संविधान को सुदृढ़ करता है, खड़ा रखने में सहायक होता है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई हुई, हमने जो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने जो आंदोलन किए, इतने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो अपने बलिदान दिए, उस बलिदानी का एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य था स्वतंत्रता, अपना स्वराज। और अगर हम उस स्वतंत्रता या स्वराज को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो उस संविधान को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रीढ़ की हड्डी की संज्ञा आर्टिकल 19 को दी गई। तो आर्टिकल 19 जो है मुख्यतः 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें हम देखते हैं, अगर हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 2 भागों में बांटे तो एक आर्टिकल 19(1) है ना, एक आर्टिकल 19(2) है, यानी कि अनुच्छेद
19(2) है और अनुच्छेद 19(1) है। अनुच्छेद 19(2) में 6 राइट्स बताए गए हैं, 6 जो स्वतंत्रता के अधिकारों को बताया गया है। पहले इसमें 7 था। तो देखिए कहीं पर आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल जाता है आर्टिकल 1, 2, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3). तो उसमें भी क्या होता है कि वो इसी में ही 1, 2, 3 करके समझाना शुरू कर देते हैं, या फिर आपने बुक्स में भी, कई ऐसी बुक्स में जो ऑथेंटिक नहीं होती हैं, उसमें आपने देखा होगा आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), 1 में अभिव्यक्ति हो गया, 2 में आप सभा भाषण दे सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, ऐसे सभा कर सकते हैं 3 में। तो ऐसे नहीं, तो यहाँ पर जो है जो 1 है, 1 में भी क्लॉज बनाए गए हैं ABCD करके, ठीक है। 2 और 3 यानी कि आर्टिकल 19(2) से लेकर हम जो आर्टिकल 19(6) तक की बात करते हैं, यानी कि माफ कीजिएगा शुरुआत में मैंने केवल बोल दिया कि 2 खंड हैं इसमें, टोटल जो है 19 में 1 से लेकर 6 खंड है, जिसमें से आर्टिकल 19 में 6 अधिकार बताए गए हैं, जबकि आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक जो है इन 6 अधिकारों पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। कुछ क्या लगाए गए हैं? कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कि मैंने पहली मूल अधिकार की जो क्लास थी आपकी, उसमें मैंने बताया था कि ये जो अधिकार हैं वो स्थायी नहीं है, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, और यह असीमित नहीं है, इसमें सरकार या राज्य जो है किसी भी प्रकार का एक युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या हो गया कि कुछ जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसको लगाया जा सकता है, उसमें किसी भी तरीके का एक तरीके बदलाव ना किया जा सकता है, या फिर एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक प्रतिबंध कि आप इतने, आपकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपको स्वतंत्रता मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, वो चीज़ नहीं। तो यहाँ पर इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं। अगर हम प्रतिबंधों को देखें तो जो प्रतिबंध हैं इसमें कौन कौन से, कि एकता और अखंडता। मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को लिख देता हूँ और नोट डाउन करते रहिएगा। आप लोग आराम से अपना कागज पेन निकालिए और आराम से देखिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए। जहां आप स्किप करते हैं वहीं पर चीज़ें जो है खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन सब की बातें क्यों की गई है अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन मतलब कि अगर हम 2 से 6 तक की बात करें तो उसमें कंक्लूजन टाइप में यही सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। मानहानि, न्यायिक या कहा जाए न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो ये कुछ वो रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आप अपने मूल अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पे अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे कीजिए कि इन सब चीज़ों पर जो है हानि ना हो। मुख्य है ये, मुख्य रूप से इनको बताया गया है 2 से 6 तक कि इन सब चीज़ों को कोई हानि ना हो, ठीक है। मानहानि यानी कि शिष्टाचार, एक मोरालिटी है, एक शिष्टाचार है, आप कुछ ऐसा काम ना करें किसी की मान को हानि पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि जो 19(1) है, 19(1) का ए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 19(1) का ए। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है अभिव्यक्ति। क्या बताया गया है? अभिव्यक्ति बताया गया, एक्सप्रेशन बताया गया। एक्सप्रेशन में भी जो चीजें हैं वो क्या बताई गई हैं? जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात को किसी भी माध्यम से रख सकते हैं। झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, मौन रहने की स्वतंत्रता है, या कहा जा सकता है इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? झंडा फहराना, मौन रहना, है ना, आप मौन भी रह सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता है। ये लगभग सभी स्वतंत्रताएं इसी के अंतर्गत निहित होती हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो आरटीआई है, आरटीआई की भी स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है। क्लियर है? तो यहां पर हम देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी झंडा फहराना।
आप 2004 से पहले आम लोगों को यह अधिकार नहीं था कि वो भारतीय झंडा जो है फहरा सकते हैं या लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने झंडा फहराना ले लिया, यानी कि भारतीय तिरंगा जो है कोई भी फहरा सकता है। यानी कि इसमें अभिव्यक्ति है। क्या अभिव्यक्ति है कि आप झंडे को लेकर फहरा रहे हैं, यानी कि आप अपने देश के प्रति क्या कर रहे हैं, एक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कैसी? प्रेम भावना की अभिव्यक्ति, सम्मान की अभिव्यक्ति ये दे रहे हैं। ऐसी जब इंडिया मैच जीतती है तो आप झंडा तिरंगा फहराना शुरू कर देते, तिरंगा को लहराना शुरू कर देते। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है अपने देश से प्रेम कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों से प्रेम कर रहे हैं जो देश की तरफ से खेल रहे हैं। इसी तरीके से हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं। इसके अलावा मौन रहना, आप मौन भी रह सकते हैं, आपको मौन रहने का अधिकार है। आपको कुछ नहीं बोलना है तो आप मौन रह सकते हैं, यानी कि या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, कोई महान व्यक्ति है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, या अभी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी जी, उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या कहा गया कि भाई 2 मिनट का जो है हमें मौन रहना है ना। तो 2 मिनट का मौन रह के आप क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि ये जो एक महान पुरुष थे, इनकी आत्मा को जो है शांति मिले, इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ जो है धारणा होती है। यानी कि मौन रहकर हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं ना। तो ये चीज हमें देखते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, हम जानते हैं कि जो मैं अभी बोल रहा हूं आपके सामने, है ना, अगर मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे होते कि भाई तुम बोल नहीं सकते हो, तुम्हें जो है इतना ही बोलना, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, तो वो गलत होता है ना। लेकिन इन सब चीजों पर कुछ क्या लगे हुए हैं, एक सुरक्षा लगी हुई है, कहा जाए एक रेस्ट्रिक्शन, एक युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जो है गाली देना शुरू कर दें, है ना, किसी को अपशब्द बोलना शुरू कर दें, है ना, तो वो क्या हो, वो व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है, शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और भैया तुम जाके चौराहे पे खड़े होकर उसे जो है अनाप शनाप बोलने लगे, आपके पास कोई आधार ही नहीं है लेकिन आप उसे बोले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो आप पर केस कर सकता है। एक आपका जो शिष्टाचार है, जो मोरालिटी है, वो भी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही न्यायालय की अवमानना वाला केस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे, या फिर न्यायालय की जो एक जो कहा जाए एक शिष्टाचार है उसके विरुद्ध बात करना, जैसे प्रशांत भूषण जी वाला केस था, मैंने अभी आपको बताया कि वो भी इसी के अंडर ही आता है। या फिर कोई आप इस तरीके से बोलने लगे जिससे देश की एकता और अखंडता खंडित हो जाए, तो वो भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि यानी आप ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि देश की एकता अखंडता खंडित हो, या देश की जो सुरक्षा है वो दांव पर लग जाए, या किसी की मान को हानि पहुंचे, न्यायालय की अवमानना हो, या फिर किसी विदेशी देश के किसी दूसरे देश के साथ हमारा जो एक मैत्रीपूर्ण संबंध है या जो मित्रता का भाव है वो खत्म हो। तो ऐसा कुछ नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो राष्ट्रीय सूचनाएं हैं, या कहा जाए कि जो एक कॉन्फिडेंशियल न्यूज है हमारी, उसको आप बाहर कहीं भेज दें या छाप दें, या भारत सरकार की कोई जो कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं होती हैं उनको लोगों तक नहीं पहुंचाना है। तो इससे क्या होता है कि देश की सुरक्षा को खतरा होता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई तो भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी आरटीआई, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अब भाई हमने कुछ बोला, आपसे कुछ प्रश्न किया, तो आप बदले में क्या, हम प्रश्न क्यों कर रहे हैं? हम प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है हमें उस प्रश्न के बदले में एक सूचना दे सके। तो आरटीआई जो है इसी की वजह से 2005 में एक तरीके से लाया गया, और एक फंडामेंटल राइट में अभिव्यक्ति में जो है इसको डाला गया। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अगर हम अभिव्यक्ति करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनाते हैं लोगों को, या आप जब जैसे कि हम बोल रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं आप लोगों को, तो क्या है, आप लोग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। अब जब आपको अच्छा लगेगा तो क्या होगा, एक सभा सी बनेगी, है ना, एक सभा बनेगी, नहीं बनेगी, एक ग्रुप बनेगा, एक सभा बनेगी। तो पहले तो भाई दूसरा क्या हो गया, जो बी अगर की हम बात करें, 19(1)(b) की बात करें, तो क्या होगा कि अब जो है सभा होगी। क्या होगा? सभा होगी। और वो सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण और निरायुध होनी चाहिए। कैसी सभा होनी चाहिए? शांतिपूर्ण और निरायुध। कैसी सभा? शांतिपूर्ण और निरायुध। जब हम निरायुध और शांतिपूर्ण सभा की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब कि आप सभा कीजिए, बुलाइए, जो व्यक्ति बोल रहा है मन से खड़ा होकर बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे आप कई लोग आके बैठ जाए, सुनने लगे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं जैसे कई लोग, तो यहाँ पे क्या हो कि वो जो सभा मैंने बुलाई है या जो मैं बोल रहा हूँ, मन से खड़े होकर बोल रहा हूँ, तो वो ऐसी सभा ना हो कि वो अशांति फैलाए, है ना, देश की एकता अखंडता को खंडित करने वाली हो। निरायुध मतलब कि ऐसा ना हो कि सबको मैं लाठी डंडे लेके बुला लूं, अरे भैया आओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ सब सभा में। हम क्या करेंगे, आज जो है
ये सब लोग अपने अपने घर से तलवार लाठी लेके आइए, आज जो है हम लोग सभा करेंगे और चलेंगे उस एरिया में शहर के और क्या करेंगे, खूब लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो वो वाला सभा नहीं करना है ना, वो वाला सभा नहीं करना है, वो वाला जो है तरीका नहीं अपनाना है। तो यानी अभिव्यक्ति, आपने बोलना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू किया, तो एक असेंबली बनी, एक सभा बनी, एक मीटिंग बनी, लेकिन वो भी एक शांतिपूर्ण बनी। और वो सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, देश की एकता अखंडता, यानी कि ये जो सभी रेस्ट्रिक्शन है वो इस पर भी लागू होंगे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि 1902 से लेकर 1906 तक जो है वो क्या बताए गए हैं, वो युक्ति युक्त प्रतिबंध बताए गए हैं। किस पर, जो हम आगे देख रहे हैं 1901 के अंडर जो 6 अधिकार हैं उन पर। ठीक है, अब सभा हो गई, अब क्या होगा, अभिव्यक्ति हो गई, अभिव्यक्ति की हमने बात की, सभा हो गई। अब सभा होने के बाद क्या होगा कि एक भाई मंडली बनेगा, एक संगठन बनेगा, नहीं बनेगा, एक संगठन बना दिया है ना, एक संगठन बनाने का अधिकार दे दिया आपको, जो है आराम से आप क्या कर सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं आराम से। और संगठन बनाने के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं या आगे ले जा सकते हैं। तो संगठन बनाना, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। और मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी हुआ है कि जो सहकारी समितियां हैं उनको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आप लोगों के लिए प्रश्न है ये। चलिए, तो संगठन बनाएंगे, अभिव्यक्ति की, बोलना शुरू किया, फिर सभा बनी, सभा कई मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हमने क्या तय किया कि भाई आज आप जो है हम अपना पार्टी बनाएंगे। ठीक है, हम राजनीति में खड़े होंगे, हम लोग जो क्या बनाएंगे, अपना एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी को खड़ा करेंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे। तो एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। या मजदूरों की एक मजदूर यूनियन का नेता है, उसने अभिव्यक्ति की, सभा की और फिर उसके बाद क्या किया, उसने एक मजदूर यूनियन का एक संगठन, एक अलग अपना जो है पार्टी खड़ा कर लिया। तो एक संगठन बना लिया। तो ए में क्या हुआ, अभिव्यक्ति हुई, बी में क्या हुआ, सभा हुई, और सी में क्या हुआ, संगठन हुआ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिए लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या हो, हमला करना हो, है ना। कि पता चला कि नक्सलाइट वाला वो बना लिया आप लोग ऑर्गेनाइजेशन, नक्सली वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना है, संगठन नहीं बनाना है। संगठन बनाना है लेकिन ऐसा संगठन बनाना है जो देश की एकता अखंडता को खत्म ना करे, सुरक्षा के लिए खतरा ना हो, किसी की मानहानि ना दे, न्यायालय की अवमानना ना हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को ना खराब कर रहा हो। इस तरीके के कंसेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है। तो संगठन कैसा होना चाहिए, संगठन भी जो है ऐसा होना चाहिए जिस पर एक देश को कोई खतरा ना हो, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन जो है उस पर लगे हैं। यानी कि हम ये क्या कह सकते हैं कि मूल अधिकार, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, सीमित हैं, उनको जो है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो क्या हो गया कि आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे जिससे देश को खतरा ना हो, नक्सली वाला नहीं बना लेंगे ना, कभी आतंकवादी ग्रुप बना लिया है ना, वो ग्रुप नहीं बनाना है। चलिए, ए बी सी, फिर उसके बाद आते हैं डी पर। डी क्या कहता है, अब संगठन, अभिव्यक्ति, सभा और संगठन, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। अब डी में क्या आता है, डी में आता है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी 1 2 3 4, चौथा वाला क्या बोलता है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि आप संचरण कर सकते हैं। ठीक है, आप देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जो है अपने आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी देश में जा सकते हैं। ये आपका अपना देश है, आपका अपना घर है, एक लैंड है हमारा, वो भी भारत, और हम एक देश के एकल नागरिकता वाले व्यक्ति हैं, यानी कि हम भारत के निवासी हैं और इस पूरे भारत में किसी भी राज्य में जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध है। मान लिया कि कोई खतरे वाली जगह है ना, खतरे वाली जगह है, जैसे कि अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है सेंटलिन आइलैंड, वहां क्या होगा कि आप जाइए कभी उस आइलैंड के पास में, वहां से क्या होगा कि आदिवासी लोग क्या करेंगे, तीर मारना शुरू कर देंगे, तो पता चला कि वहीं जो है हो गया काम। तो वहां ऐसी जगह पर जाने के लिए क्या है, अनुमति लेनी पड़ती है या फिर जो जाने की मनाही होती है, या कुछ रेस्ट्रिक्शन वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई भी परमाणु संयंत्र का क्षेत्र है तो वहां पर आम आदमी का जाना मना होता है, रेडिएशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। या बॉर्डर है, सीमा है, बॉर्डर पे आप चले गए, वहां पे खड़े हैं, सीमा पे हमारे जवान खड़े हैं, चीन के साथ जो है खड़े हैं, बात कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो आप पहुंच गए कि भैया नहीं, मुझे जो है जगह दीजिए, हम देखेंगे, तो वो चीज नहीं है ना। तो संचरण, घूमने फिरने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको सामान्य स्थिति में कहीं भी आने जाने का राइट है। जैसे कि आप भारत में घूम सकते हैं, जैसे कुछ राज्य हैं जैसे कि जहाँ पे ILP है, इनर
लाइन परमिट की सुविधा है। जैसे उत्तर पूर्व के कुछ राज्य हैं जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। इनमें क्या है, इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन परमिट है। तो ये अंग्रेजों के टाइम से आ रहा है, अंग्रेजों के टाइम से मतलब 1873 में जो है इनर लाइन परमिट को मंजूरी दी गई थी। और ये आज भी है कि इन राज्यों में आप जब घूमने जाएंगे तो पहले वहां की सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, फ्रीली नहीं घुस जाएंगे और जाके वहां रहने नहीं लगेंगे, ये लेना पड़ेगा ILP। तो संचरण घूमने फिरने का अधिकार है, लेकिन कुछ एक रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उस पर भी। चलिए घूम फिर लिए, बहुत घूम फिर लिए। अब आते हैं पांचवें पर, जो संचरण है। ई जो बोलता है, क्या बोलता है कि घूम फिर लिए, संचरण कर लिए और आपको जो है कहीं भी रहने या कह सकते हैं निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रतिबंध जो है इन सब पर लगे हुए हैं। जो प्रतिबंध ये हो सकते हैं या कुछ समझौते हो सकते हैं, कुछ कानूनी समझौते हो सकते हैं। जैसे ILP का ही उदाहरण ले लें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में जो ILP है, इनर लाइन परमिट है, तो आप केवल घूमने जा सकते हैं। आप चाहें कि आप अरुणाचल प्रदेश में जमीन ले लें, वहां बस जाएं, तो ऐसा नहीं है। क्लियर है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है अभी वहां पर, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र हैं। कुछ जनजातीय क्षेत्रों को कुछ विशेष राज्य, जो जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, उनको कुछ विशेष दर्जा दिया गया है, ताकि वो जो एक आदिवासी बेल्ट है या ट्राइबल बेल्ट है, उनको कोई हानि ना पहुंचे। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोग? क्लियर है? तो मैं समझ रहा हूं कि 19(1) का ये सेक्शन है, ये क्लोज है, सब क्लोज है, ना कि आप इस तरीके से पढ़ें कि 19(2) में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है, ऐसे नहीं पढ़ना है। क्योंकि 19(2) से 19(6) तक तो क्या दिया गया है, युक्ति युक्त प्रतिबंध दिए गए हैं, युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त मतलब रीजनेबल, मतलब कि सरकार अगर कुछ आप पर प्रतिबंध लगा रही है तो उसका एक कारण होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। मनमाना होगा तो क्या होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा कि तुरंत जो है उसको खत्म कर देगा, जो मनमाना रेस्ट्रिक्शन होगा। जब भी भेदभाव की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मामला जाता है तो वो 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला सिद्धांत कि वो देखता है कि कहीं ये भेदभाव या जो कानून बनाया वो तर्क संगत है या नहीं है। अगर तर्क संगत रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तो मनमाना लगाया गया होगा, तो मनमाने को क्या कराया जाएगा, मनमाने को हटा दिया जाएगा। मनमाना होगा तो उसे खारिज कर देगी सुप्रीम कोर्ट तुरंत। लेकिन जो अगर तर्क संगत है, कुछ कारण है, तो उसको बचा के रखेगी, उसको रहने देगी। चलिए इसके बाद जो आपका ई है, ई के बाद आता है एफ, है ना। 5, 6 वाला जो है आपका राइट है। ये जो राइट है ये अब नहीं है, एफ नहीं है। एफ में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। क्या था, संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए 2 जगह संपत्ति का अधिकार है, एक तो ये 1919 में था, एक आर्टिकल 31 में था। 19F में जो है, 19(1)F में जो है उसमें क्या बताया गया, जो संपत्ति का अधिकार है वो ऐसी संपत्ति है जो आपने खरीदी है ना, जो आपने परचेज की है, वो संपत्ति है। तो इसको जो है हटा दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया। चलिए इस पर अभी हम बात करेंगे। इसके बाद जो आता है जी, यानी कि जो 7th था, यानी कि अब तो ये हट गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। एफ वाला तो हट गया बीच से, लेकिन जी उसी तरीके से अल्फाबेट वाला जी बना हुआ है। तो इसमें क्या था भाई, रहने और बसने की स्वतंत्रता है, तो खाएंगे क्या, तो खाने के लिए कोई भी रोजगार, है ना, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। आप मेरी तरह पढ़ा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, किराने की दुकान खोल सकते हैं, या कोई बिजनेस कर सकते हैं, या कहीं पर जॉब कर सकते हैं, जो आपके लिए सुटेबल हो, आपकी योग्यता के अनुरूप हो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन रोजगार करने का ही मतलब थोड़ी है कि आप जा रहे हैं भाई नक्सली भर्ती में भर्ती होने, है ना, नक्सलियों की भर्ती निकली है भाई, चल रहे हैं वहीं पर भर्ती होंगे, या आतंकवादी गुट में शामिल हो गए, या विद्रोही गुट में शामिल हो गए, ऐसे गुट जो देश की एकता अखंडता को खत्म कर रहे हैं। या फिर ऐसा कोई काम थोड़ी करेंगे घर में आप बम बनाने लगे, है ना, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 6 राइट्स हैं, इन पर कुछ प्रतिबंध जो लगाए गए हैं 1902 से 1906 तक। तो कितने मूल अधिकार हैं कुल हमारे, अगर हम कितनी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार कितने हैं, तो हमारे पास हैं 6 अधिकार हैं। और ये 6 अधिकार किस में बताए गए, 19(1) में बताए गए। किस में बताए गए, 19(1) में बताए गए। ठीक है, पहले कितने थे, पहले थे हमारे 7। तो संपत्ति का अधिकार क्यों खत्म हुआ, देखिए संपत्ति का अधिकार में ये था, इसको खत्म करने का कारण क्या था कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता था भारत सरकार का, मान लीजिए कि हाईवे बनाना है
या फिर रेल ट्रेन की लाइनें बिछानी है, तो क्या होता था कि रास्ते में जो एक प्रोजेक्ट फाइनल होता था कि हम इस तरीके से लेकर जाएंगे, अपनी ट्रेन की लाइन जो है इस तरीके से, रेल जो है इस तरीके से लेकर जाएंगे, तो अब पटरियां ऐसे बिछाएंगे। अब क्या होता था कि पीछे से लगभग 200 किलोमीटर से तो सरकार बिछाती हुई आ रही है, उनकी जो जमीन है उसमें बिछाती हुई है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि आगे चल के कोई जमीन आ गई और उस जमीन का मालिक ने क्या बोला कि भाई हम ये अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी का राइट है, संपत्ति का अधिकार है, हम बेचना नहीं चाहते, सरकार को जमीन हम नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ कि जो सरकार का वो प्रोजेक्ट है वो वहीं पर ठप हो गया, वहीं पर रुक गया। अब जब तक वो जमीन बेचेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। अब वो आदमी क्या कहता है कि आप उधर से निकाल लीजिए, दूसरी तरफ से निकाल लीजिए। तो दूसरी तरफ से कैसे निकाल लेंगे? तब तो फिर वही हो गया ना कि भाई जो रेलवे को एक शॉर्ट रास्ता मिल रहा था, कम समय में जो है कम समय में कम दूरी तय करके जो है कम समय लगता है यात्रियों को पहुंचने में, तो अब घुमा के अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक लंबा समय लगेगा। ऐसी हाईवे है, नेशनल हाईवे बन रहा है कि भाई एक शॉर्ट रास्ता निकाला जाए, तो रास्ते में बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हैं और वो जमीनें जो है किसी की है वो बेचना नहीं चाहता है। तो इस वजह से क्या किया सरकार ने ये किया कि 44वां संविधान संशोधन किया। ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में हुआ, 44वां संशोधन किया। और 44वें संशोधन के माध्यम कब हुआ? ये 1978 में हुआ। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी और 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या किया कि जो संपत्ति का अधिकार है 2 अनुच्छेदों में से, कौन कौन से में से? एक 19(1) का F में से और एक आर्टिकल 31 में से। आर्टिकल 31 में कैसा संपत्ति था? आर्टिकल 31 में ऐसी संपत्ति थी जो अर्जित की गई, यानी कि विरासत में मिली थी, है ना, जो विरासत में मिली थी वो संपत्ति थी। तो इनको क्या किया गया? इनको उठाकर एक लीगल राइट बना दिया गया, मूल अधिकारों से उठाकर क्या बना दिया गया? लीगल राइट। किसमें? भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। ठीक है, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में या क में उठा के इनको लीगल राइट बना दिया गया। यानी कि सरकार को अगर जब भी लगता है लोक कल्याणकारी उद्देश्य से कि आपकी जमीन या आपकी प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, तो सरकार जो है आपकी भूमि को या आपकी जमीन को या आपकी प्रॉपर्टी को अधिग्रहित कर सकती है। उसका उद्देश्य क्या होगा कि लोक कल्याण के लिए वो काम हो रहा है, तो आपकी जमीन जो है लेनी पड़ेगी। इसीलिए फंडामेंटल राइट से हटाकर अलग रख दिया। अगर फंडामेंटल राइट होता तो क्या होता कि भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आप कैसे ले सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता। सुप्रीम कोर्ट, हमने बताया कि गारंटी कौन देता है मूल अधिकारों की? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि भाई ये तो मूल अधिकारों में है, आप कैसे ले सकते हैं जमीन, तो उसको वापस कर दीजिए। ऐसा हुआ था जब 1951 में नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में बने, तो उनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी। जब वो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे तो वो क्या चाहते थे कि जो संसाधन है देश के उनमें सभी को समान रूप से अधिकार मिले। तो अब उन्होंने क्या किया, उस समय जो सबसे बड़ा संसाधन था वो भूमि था, और जमीन पर उन्होंने देखा कि जो किसान जिनकी पहले जमीन थी वो जमींदारों के पास जा चुकी थी, और किसान अंग्रेजों के टाइम में भी दबे हुए थे, तो उनको अब बाहर लेकर आना था। और जिनके पास ज़्यादा जमीन थी उनसे लेकर जो है किनको, गरीब किसानों को देना था पट्टे पर। तो अब भूमि अधिग्रहण के लिए क्या किया नेहरू जी ने, एक कानून बना दिया, भूमि अधिग्रहण कानून। अब उस कानून के द्वारा क्या था कि जितने भी जमींदार हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है उनको अधिग्रहित करेगी सरकार, और अधिग्रहित करके किसानों में बांट देगी। जो छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको बांट देगी। अब बिहार में क्या हुआ कि बिहार में एक जमींदार जी हुए, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस डाल दिया। कहा कि ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा कानून कैसे बन सकता है कि आप, जबकि हमारा संपत्ति जो है, जो भूमि है वो हमारी संपत्ति है और संपत्ति हमारा मूल अधिकार है। देखिए कब की बात कर रहे हैं हम, 1951 की बात कर रहे हैं। कब की? 1951 की। उस समय अभी जो है संपत्ति क्या है, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार होने की वजह से आप कैसे मतलब ले सकते हैं। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा ये तो बात ठीक है भाई। तो अब क्या किया कि नेहरू जी से कहा, नेहरू जी अब इनका जमीन जो है आप वापस कीजिए, ताकि ये जो है अपना काम कर सके। काहे कि ये क्या है, इनका मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। तो भाई बिहार का जो पटना हाईकोर्ट था, पटना हाईकोर्ट ने क्या किया कि ये कहा कि ये कानून जो है गलत है, क्योंकि ये मूल अधिकारों के
असंगत है। ठीक है, तो अब नेहरू जी ने सोचा कि यार अब ऐसा तो हर एक राज्य में होने लगेगा, हर एक राज्य का जमींदार जो है ऐसे वहाँ के हाई कोर्ट में जाएगा और वहाँ का हाई कोर्ट जो है वहाँ कानून लागू होने नहीं देगा। तब उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन किया और इस पर जो है हम बात आगे करेंगे जब अनुसूची 9 को जोड़ा गया। चलिए उस पर फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया, उसका कारण क्या था, और अभी जो हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। कुछ जो है ये राइट्स अधिकार जो है स्वतंत्रता के, ये एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है, इन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, और कोई बात अगर समझ में रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर अगली क्लास में आप लोगों के डाउट को क्लियरिफाई किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, एकदम बढ़िया से क्लियर कर, कुछ नहीं छोड़ना है, कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़नी है जो समझ में ना आए, और जो बात समझ में ना आएगी वो फिर दिक्कत क्रिएट कर देती है, और फिर जब दिक्कत क्रिएट करती है तो वही परीक्षा में जब आ जाती है तो हमारे लिए जो है दिक्कत बन जाती है, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो है आपका आर्टिकल वो है अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 20 में जो है सीधा सा कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है, और मुख्य रूप से 3 बात को बताया गया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो इसमें क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्या बताया गया है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। तो अब इसमें 3 बात बोली गई है, यानी कह सकते हैं कि 20 का 1, 2, 3 इस तरीके से बात बोली गई। पहली बात क्या बोली गई, पहली बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि कोई व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं होगा या दोषी नहीं होगा, जब तक उसे न्यायालय दोषी ना कह दे, है ना, न्यायालय दोषी ना कह दे, यानी कहा जा सकता है एक बात ऐसे कि जब तक वह व्यक्ति दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे आप दोषी नहीं कह सकते, और अपराध के समय जो कानून लागू था या जो दंड का प्रावधान लागू था उसी दंड के प्रावधान के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। तो पहला बात क्या बोला गया है कि, पहली बात क्या बोली गई है कि कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति जब तक दोष सिद्ध ना हो, दोष सिद्ध ना हो वह दोषी नहीं है, वह दोषी नहीं है, और अपराध के समय का लॉ या कानून लागू होगा। सीधा और सिंपल सटीक बात बोला गया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस समझ के पढ़ेंगे तो क्या होगा कि रॉकेटें हो जाएंगे, यानी कि उड़ के मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे, तो वहां नहीं जाना है ना, पृथ्वी पर ही रहना है और पृथ्वी पर अपना एग्जाम देना है, पेपर क्लियरिफाई करना है। तो चलिए, तो कोई व्यक्ति जब तक दोष सिद्ध ना हो वह दोषी नहीं है, और अपराध के समय जो कानून लागू है या अपराध के समय जो दंड का प्रावधान है वही दंड का प्रावधान वह उस समय किया जाएगा। अब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया, मान लीजिए कि भाई 2020 में कोई क्या किया, अपराध किया, 2020 में कोई चोरी किया, कोई ए नाम का व्यक्ति था, उसने चोरी किया 2020 में, और चोरी की सजा उस समय 2020 में कितना था, 6 माह का सजा था। जब 6 माह का सजा था, वो क्या हुआ कि जब उस पर केस वेस चला, केस चलने के बाद मामला जो आया वो 2021 आ गया। तो 2021 आते आते क्या हुआ, गवर्नमेंट ने संशोधन किया और आईपीसी में इसके लिए जो सजा है वो बढ़ाकर 1 वर्ष का कर दिया। किसके लिए, चोरी के लिए सजा का प्रावधान कितना कर दिया, 1 वर्ष का कर दिया। जब चोरी का प्रावधान 1 वर्ष का कर दिया तो अब जो है उस चोर को क्या हुआ, जो ए था उसको सजा सुनाई गई 2021 में। तो अब जो उसे सजा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 6 माह की सजा मिलेगी, ना कि 1 वर्ष की सजा मिलेगी, क्योंकि जब उसने चोरी की थी तब उस चोरी की सजा क्या थी, 6 माह थी। तो इस चीज के लिए ये बताया गया है।
और उसे दोष सिद्ध जब हो गया तो उसे अपराध के लिए जो उस समय कानून लागू था वही जो है लागू होगा। तो बात से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या बोला है उसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बात बोला गया है? दूसरा पॉइंट बोला गया है कि एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड का प्रावधान नहीं। दूसरी बात 20 का 2, एक अपराध के लिए एक बार दंड के बाद पुनः दंड का प्रावधान नहीं। समझे? क्या समझे? कि कोई अपराध आप किए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या मिल गया? सजा मिल गया, लेकिन फिर से उसी अपराध के लिए आपको सजा नहीं मिलेगा। उसी अपराध के लिए मतलब ये नहीं है कि आप जो है 4 बार जो है किसी का सिर फोड़ेंगे, है ना। 4 बार सिर नहीं फोड़ना है। मतलब एक बार आपने किसी ए नाम के व्यक्ति का सिर फोड़ दिया, है ना, क्या कर दिया? सिर पर अटैक कर दिया, उसका सिर फूट गया, वो पहुंचा, FIR करवाया, आपको जो है पहुंचा दिया जेल में, आपको जो है कोर्ट से जो है सजा हो गई। कितना? ए नाम के व्यक्ति को उसका सिर फोड़ने के चक्कर में जो है 6 माह की सजा हो गई मान लीजिए। अब क्या हुआ? आप 6 महीने बाद वापस आए तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से पुलिस आपको जो है पकड़ के ले गई। अब वो पता नहीं क्यों ले गई, ठीक है। अब जो है आपको पकड़ के ले गई और फिर से जो है उसने कहा कि आपने जो है सिर फोड़ा था ए नाम के व्यक्ति का, तो आपको एक बार फिर से दंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा। तो ए जो व्यक्ति है, जो आप है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखिए माननीय न्यायालय जी, आप जो है ठीक से समझे नहीं है कि आर्टिकल 20 का जो 2 है वो क्या कहता है। उसको पढ़िए जाके, उसको समझिए, लक्ष्य की क्लास कीजिए जाके और उसमें समझिए कि जो 20 का 2 है वो कहता है कि एक बार आपने अगर हमको उस ए नाम के व्यक्ति का सिर फोड़ने के लिए सजा दे चुके हैं तो आप दोबारा से जो है हमको सजा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो कहा जाएगा न्यायालय में, तो कोर्ट कहेगा हाँ ये बात तो सही है भाई कि जो है इसको सजा मिल चुकी है पहले उसके लिए, तो अब इसको सजा दोबारा से उसी अपराध के लिए क्यों दिया जाए। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, उसमें 2 में क्या बोला गया है कि एक बार अगर दंड मिल गया है तो दोबारा से दंड नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि खुद के विरुद्ध गवाही। तीसरा जो आर्टिकल 23 है, स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। तो ये बोला गया है। क्या बोला गया? स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। मतलब कि आप पुलिस रिमांड में आपको ले गए और आपको खूब बढ़िया सा कूटा। अब कूटने के बाद कहा कि मान लो कि तुमने ही किया है, तो आप कहेंगे ठीक है जी मैंने किया। अगर आपने मना कर दिया तो क्या होगा कि वो और कूटेंगे, है ना। तो मना नहीं करना है, मान लेना है कि हाँ ठीक है, पुलिस के सामने स्टेटमेंट दे देना है हाँ ठीक है किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो पुलिस होती है वो कितना कूटती है। तो यहाँ पर जो है फिर क्या होगा कि आप मान लीजिए, लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जो है पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट जो है वो मान्य नहीं होता है। तो न्यायालय के सामने जाकर क्या कहेंगे कि न्यायालय के सामने क्या कहेंगे कि जी हमने जो है डर के मारे जो है कहा कि हाँ हमने किया है लेकिन हमने नहीं किया है। तो गवाही वही मान्य होगी जो आप न्यायालय के समक्ष देते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष देते हैं, ना कि किसी पुलिस थाने में देते हैं, या फिर किसी को बहुत बड़े पैमाने पर दबावित किया गया है या किसी को दबाया गया है और उससे कहा गया है कि भैया तुमको जो है इतना रुपया देंगे और तुम जो है क्या करो कि जाकर ये जो मामला है वो अपने सिर पर ले लो, गवाही दे दो कि तुमने ही किया है। तो इस स्थिति से बचने के लिए भी ये क्लॉज लाया गया था, डाला गया था, ताकि कोई बेगुनाह व्यक्ति जो है वह सजा ना काट सके। हमारे देश का कानून क्या कहता है, या किसी भी सभ्य देश का जो कानून है वो यही कहता है कि भले ही कई जो है अपराधी छूट जाएं लेकिन एक जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा ना मिले। तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण ये दिए गए हैं। तो 20 में ये बात बोला गया है।
तो यहाँ तक जो है 3 पॉइंट जो है ये बोला गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 29 है इसको विशेष रूप इस रूप में भी देखा जाता है कि ये 352 के लागू होने पर, आर्टिकल 352 के लागू, 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, तो नेशनल इमरजेंसी के लागू होने पर जो अनुच्छेद 20 है ये निलंबित नहीं होते हैं। निलंबित मतलब सस्पेंड नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति की घोषणा कर इसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निलंबित नहीं होते हैं। साफ लिख दिया गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये निलंबित नहीं होगा। आपको जो है इस प्रकार से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 जो है आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता है। तो चीजें जो है अब क्लियरिफाई हो रही होंगी धीरे धीरे करके, एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन इरेज जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। अगला जो अनुच्छेद है उसका कंसेप्ट बहुत ब्रॉड है। वो अपने आप में अनुच्छेद जो 21 है, एक तरीके से कहा जाए अनुच्छेद 21 के भीतर अनुच्छेद 19 जो है एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन उसके जो एक महत्वपूर्ण पहलू हैं बस उनको हम थोड़ा सा समझते हैं, जिनसे हमारे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 21 है वो किस तरीके से बात करता है, जो इसमें बात बोली गई है वो क्या बोली गई है, वो ये बोली गई है कि व्यक्ति जो है या राज्य व्यक्ति, यहां लिखते हैं, चलिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है, सीधी सी बात कि राज्य व्यक्ति मीन्स, बात समझिए कि यानी कि क्या हो गया, यहां पे देखिए क्या बोले, यहां पे बोले व्यक्ति मतलब आर्टिकल 21, और मैंने क्या बताया 15, 16, 19, 29 और 30, इनको छोड़कर बाकी जो भी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में वो किसको प्राप्त हैं, व्यक्ति को प्राप्त है, मतलब विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो एक बार फिर से दोहरा दिया है, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्लियर है। तो 21 है व्यक्ति मतलब नागरिक और विदेशी, ठीक है। तो व्यक्ति, राज्य किसी व्यक्ति की क्या, प्राण यानी कि राइट टू लाइफ, और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता को आप लिख सकते हैं दूसरे और आसान शब्दों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंग्रेजी में पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। राज्य व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या कर सकती है भैया, वंचित कर सकती है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से राज्य क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के प्राण राइट टू लाइफ या जो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उससे वंचित कर सकती है। किसके द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। वंचित मतलब अगर हम प्राण की बात करें तो प्राण से वंचित करना मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, मृत्यु देना होगा कि नहीं होगा, मृत्यु देना होगा। तो अब यहां पर जब मृत्यु की बात आ रही है तो मृत्यु कैसे देगी और क्यों देगी राज्य किसी को, राज्य मतलब जो सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है जिसे हम कहते हैं मृत्युदंड, क्लियर है। और एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है जो इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं, एथुनेसिया। तो अभी जो भारत में है, आपने अरुणा सानवाज का या अरुणा एक जो नर्स थी उनका एक केस आपने सुना होगा, उसमें उनको जो है पैसिव एथुनेसिया दिया गया था। हमारे यहाँ जो है निष्क्रिय क्या है, इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु मतलब कि
जब व्यक्ति इस कंडीशन में है कि वह अब कुछ नहीं कर सकता है, यानी केवल जो लाइफ सपोर्टिंग मशीन है ना, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, जो मशीनें हैं उनके द्वारा ही जी रहा है, अब उसको जो है कोई भी उसके शरीर में मूवमेंट नहीं होती है, वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको निष्क्रिय एथुनेसिया यानी कि पैसिव एथुनेसिया के द्वारा मृत्यु दी जा सकती है। मृत्यु दंड का प्रावधान है हमारे यहाँ। तो देखा होगा आपने अभी हाल ही में कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक साथ 4 लोगों को हैंग किया गया, यानी कि मृत्यु दंड की सजा दी गई। आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे, निर्भया केस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर जो है मृत्यु दंड के माध्यम से प्राण, यानी कि अब जो मृत्यु भी देना है यानी प्राण से भी वंचित करना है, तो किसके द्वारा? एक विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी, प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो एक कानून में लिखा हुआ कंसेप्ट है उसके द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उससे एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही आप जो है किसी व्यक्ति के प्राणों से उसे वंचित कर सकते हैं या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित कर सकते हैं। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता को अगर हम देखें या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अगर वंचित करना हो तो क्या, मान लो कि उसे किसी व्यक्ति को, सबसे सामान्य बात कि किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया, किसी व्यक्ति को क्या किया? जेल में डाल दिया, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसमें चला गया कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या किया कि जेल में डाल दिया, उसकी एक स्वतंत्रता ले ली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो ले ली। तो अब यहां पर एक तो ये बात हो जाती है कि वंचित करना है, यानी कि वंचित कैसे करेगी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कानून बन गया या जो विधि संसद ने बना दिया वो सर्वोच्च हो गया, वो कुछ भी हो, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक केस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम बता देंगे कि इसमें और क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक केस हुआ मेनका गांधी मामला, है ना, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1978 के समय ये केस हुआ और उस समय क्या कंसेप्ट था उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है और अच्छे से क्लियरिफाई आपको होंगी, रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए ये अच्छा रहेगा, नोट्स बनाते रहिए साथ में। देखिए क्या हुआ, मेनका गांधी का जो मामला है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो इसकी बात कर रहे हैं 1978। तो क्या हुआ था जी? इस समय कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी भारत से, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मेनका गांधी जो है संजय गांधी की पत्नी थी और संजय गांधी ने जो है काफी उत्पात मचाया हुआ था, खासतौर पे भारत में नसबंदी के को लेकर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उस समय मेनका गांधी जी ने एक पासपोर्ट बनवाया अपना, ठीक है, उनका बना एक पासपोर्ट। अब जब वो पासपोर्ट बना तो सरकार को लगा कि ये तो विदेश से भागने वाले हैं सब, है ना, इनको ऐसे कैसे भागने देंगे, इन पर कार्रवाई करेंगे हम बढ़िया से। तो क्या हुआ कि इनके पासपोर्ट को भारत सरकार ने जब्त करवा दिया, ये देश से भागने वाले, इनको नोटिस पहुंचा जब्त करने का। अब ये क्या करते हैं, कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि भाई जो जीवन है, जीवन का अर्थ केवल ये नहीं है, जो आर्टिकल 21 में बोला गया है प्राण की आपको केवल जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जीवन को जीने का अर्थ केवल जीवन जीना ही नहीं है, बल्कि जीवन को गरिमामय पूर्ण से जीना है। जीवन में गरिमा पूर्ण, जीवन को ऐसे जीना है, गरिमापूर्ण तरीके से जीना है, यानी कि पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, हमारा एक सम्मान होना चाहिए, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी एक जीवन को चलाने के लिए एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी गई और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने बेशक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उनके पासपोर्ट को जब्त किया है, उनके जो जीवन को, अगर वो उनको लगता है कि वो बाहर जा सकते हैं या रह सकते हैं, उनको आपने जब्त किया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है कोई भी कानून के माध्यम से किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हनित कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कंसेप्ट दिया उसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुख्य रूप से इसे माना जाता है कहाँ से? अमेरिका से।
अमेरिका के कंसेप्ट में देखा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन जो अभी मैं इससे पहले की बात कर रहा था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वो लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से, है ना। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन से है। तो देखिए इनमें एक बेसिक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसमें जो सर्वोच्चता है अमेरिका में किसकी है? उच्चतम न्यायालय की, यानी कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका वह सर्वोच्च माना गया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या किया गया है? इसमें किया गया है कि जो संसद है ना, वह सर्वोच्च है, यानी कि वो जो कानून बना दे वो सर्वोच्च है। देखिए ब्रिटेन के संसद के बारे में ये कहा जाता है, ये धारणा रखी जाती है, माना जाता है कि ब्रिटेन की संसद बस स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, नहीं तो उसके अलावा वो सभी काम कर सकती है। इतनी उसके पास पावर है वहाँ की संसद के पास, इसीलिए वहाँ पे संसद को सर्वोच्च माना गया है। और वो उसने जो कानून बना दिया उसको कोई रिव्यू नहीं कर सकता है, उसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन अमेरिका में क्या कहा गया कि अमेरिका में ये कहा गया कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, और अगर कोई संसद ने कानून बनाया है तो उसका जो है क्या करना जरूरी है? रिव्यू करना जरूरी है। और उसके किस आधार पर? कि वह प्राकृतिक कानून के आधार पर, है ना। प्राकृतिक जो कानून है, जो लॉ है, उसके आधार पर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ये वाला जो कानून है स्पष्ट रूप से सीधे लागू होता तो क्या होता? देखिए अभी जो हमारे यहाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो ये बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर जो है ये आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बड़ा है, उसके अधीन जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आएगा, क्योंकि ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसद ने जो बना दिया, जो कानून बना दिया वह लागू होगा, चाहे वो मनमाना हो या तर्कसंगत हो। तो उसको वो तर्कसंगत है या नहीं वो हम चेक करेंगे ड्यू प्रोसेस बाय लॉ से, कि क्या वह प्राकृतिक लॉ के आधार पर है। मान लिया कि इसने एक कानून बना दिया कि इस वर्ग के सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनसे बिना उनकी सुनवाई के, उनका पक्ष जाने वगैरह आपने जेल में डाल दिया। अगर ये हो केवल तो उस वर्ग के लोग सभी जेल में डाल दिए गए। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? यहाँ पे हमारी न्यायपालिका ने कहा कि एक प्राकृतिक लॉ होना चाहिए, जो नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ क्या कहता है? कि दोनों पक्षों की बातों को सुने, उसके बाद निर्णय दे। तो यहाँ पर ये चीज, तो दो शब्द हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये तो पहले से ही हमारे आर्टिकल 21 में था ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इस चीज को और बताया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर ही आता है, क्योंकि हमारे संविधान में ये पहले से ही निहित है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ निहित है? मैंने आपको आर्टिकल 13 समझाया था, आर्टिकल 13 बताया था कि अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है कि अगर कोई कानून क्या हो, मूल अधिकारों के असंगत हो, तो वह शून्य घोषित किया जा सकता है। एक बार अगर आपने आर्टिकल 13 को नहीं देखा है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जो अनुच्छेद 12 से 13 तक का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है वो महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए तो अगला कंसेप्ट लेते हैं कि क्या है अब इसमें, कि ये आपको समझ में आ गया। और अनुच्छेद 21 जो है वो क्या कहता है? सरकार के ऊपर एक बर्डन है, या एक तरीके से बात को रखता है। किस बात को रखता है? कि जो चीज़ें हैं, यानी कि जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का संरक्षण जरूरी है, यानी कि प्राणों का अधिकार है। क्या बोला गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोली गई है, यानी कि यह जो है व्यक्ति का अधिकार है। जब व्यक्ति का अधिकार है तो क्या होगा कि ये सरकार पर एक बाध्यकारिता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से उनकी ये स्वतंत्रता छीनी ना जाए। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक, प्राण मतलब जीवन, है ना, कि जो जीवन है उस पर किसी व्यक्ति को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। तो जो जीवन की बात की गई है, जीवन में क्या कहा गया है कि जैसे एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। अब भैया जो गाड़ी जा रही है ना, इतनी गाड़ियां जा रही हैं, वो पीछे इतना काला धुआं छोड़ रही हैं, वो काला धुआं जो छोड़ रही हैं वो एनवायरनमेंट में आ रहा है, हमारे पर्यावरण में आ रहा है।
और वायु में क्या हो रहा है कि वो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस के माध्यम से क्या हो रहा है कि वो जहरीली गैसें हमारे अंदर जा रही हैं। जब वो हमारे अंदर जा रही हैं तो क्या कर रही हैं, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि एक समय बाद हम बीमार पड़ेंगे, हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। और वायु प्रदूषण की वजह से विश्व में मृत्यु भी बड़े पैमाने पर होती है। लंग्स रिलेटेड यानी कि फेफड़ों से संबंधित कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम देखते हैं क्या कि पर्यावरण जीवन जो है, पर्यावरण यानी पर्यावरण की स्वच्छता, स्वास्थ्य के संबंध में सरकार को कार्य करने पड़ते हैं, है ना, जैसे कि स्वच्छ जल की उपलब्धता हो, पर्यावरण या जो अस्पताल है उसमें जो सरकारी अस्पताल आपने देखे होंगे, सरकारी अस्पताल क्यों बनवाए गए हैं या क्यों लाए गए, जो समाज का एक वर्ग जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता है उसके जीवन की रक्षा की जा सके, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता है उसके, वो भी भारत का नागरिक है और उसके पास भी ये राइट है कि वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। और जब ये फंडामेंटल राइट है तो इसको सुनिश्चित करने का जो काम करेगी वो सरकार करेगी कि वो सुनिश्चित हो सके। अगर वो सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो वहाँ पे उच्चतम न्यायालय बैठा है सुनिश्चित करवाने के लिए कि तुम करो, तुम जो है ऐसे ही तुमको जो है छूट नहीं मिल जाएगी कहीं भी कुछ भी करने की। तो ये चीज़ देखी गई। इसी तरीके से आपको जीवन जीने का अधिकार है पूरा, है ना, आप जीवन जी सकते हैं, लेकिन क्या हो कि जीवन आप अपना ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते। कभी मन करे कि आत्महत्या कर लें तो आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं और बच गए तो भैया जो पुलिस जो है आपको कूटेगी बहुत, है ना, ये कहेगी क्यों आत्महत्या कर रहे थे। ऐसा जो है किसमें बोला गया है, आईपीसी, यानी कि कूटेगी मतलब समझ लीजिएगा, थोड़ा फनी वे है। आप 309 ये जानने का प्रयास करेगी कि आप जो है क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, आपके आत्महत्या करने का कारण क्या है। तो इन चीज़ों को जो है देखा जाता है इन मामलों में कहीं ना कहीं। चलिए तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जीवन को बचाने के लिए कुल मिला के कहा जाए कि जीवन से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, एक तरीके से कहा जाए तो अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व्यवस्था या जो दूसरी ऐसी चीज़ें जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति का जीवन बचेगा तो ही उसका फंडामेंटल राइट ये बचेगा। और इस फंडामेंटल राइट को बचाने का या सुरक्षित रखने का जो काम दिया गया वो किसे, राज्य को दिया गया है। इसलिए राज्य जो है जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इसमें देती हैं। इसके अलावा जो दैहिक स्वतंत्रता है या व्यक्तिगत जो गरिमा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। यह भी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा है कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यानी कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, आप किसके साथ जीवन जीना चाहते हैं, या आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, इससे किसी से का कोई मतलब नहीं। यह आपका अपना चॉइस है कि आप अपने शरीर को किस ढंग से रखना चाहते हैं या किसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो राइट टू प्राइवेसी। आप किसके साथ विवाह करना चाहते हैं वो भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है, जो कि आर्टिकल 21 में है। मैंने आपको कहा ना, आर्टिकल 21 का कंसेप्ट बहुत ब्रॉड है और ये समय के साथ साथ ब्रॉड होता भी चला गया है अपने आप ही, क्योंकि जैसे जैसे उच्चतम न्यायालय ने इसको व्याख्या की है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें समाहित हो गई हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अनुच्छेद 21 तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर अनुच्छेद 19 जो है कहीं समाहित आप कर सकते हैं, आ सकता है। समझ गए बात। तो यहाँ पर क्या हो गया कि निजता का अधिकार जो है दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ गया, या फिर किसी की गरिमा के संबंध में, यानी कि किसी को एक तरीके से उसके शारीरिक स्ट्रक्चर को देखकर या संरचना को देखकर मजाक ना उड़ाना, इससे क्या हो उसको बुरा लगेगा, यानी कि उसके मान को एक तरीके से हानि अपमानित करना, ये सारी चीज़ें भी जो है इसमें ही आ जाती हैं, दैहिक स्वतंत्रता में ही आ जाती हैं। एकांत में रहना, आपको एकांत में रहना है ना, आपको जो है ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, आपको एकांत में रहना है, तो आप वो भी आपका अपना दैहिक स्वतंत्रता है, निजता है, ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कहा जाए कि भाई आप
विदेश यात्रा पर जाएंगे तो विदेश यात्रा का भी अधिकार जो है इसी में ही निहित किया गया है। और जो मैंने अभी मेनका गांधी का मामला बताया तो उसमें पासपोर्ट बनवाना मतलब विदेश यात्रा पर जाना, तो उस चीज़ को भी इसी में ही समाहित किया गया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो अनुच्छेद 21 वो है जो आपके प्राण एवं व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा करने के लिए है, और इस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। तो चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आर्टिकल आपको मिलेगा आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A क्या है? सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ तक मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, अगली क्लास में आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 21A, ठीक है। देखिए क्लास को स्किप करके मत देखिएगा, लेक्चर को पूरे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जहां आपने स्किप करना शुरू कर दिया और वहीं मेरे मुंह से कोई इंपॉर्टेंट बात निकल गई तो फिर जो है क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। चलिए तो बात को हृदय पर ना लेकर कहाँ लेना है? मस्तिष्क पर लेना है ताकि सफलता हासिल हो सके, ठीक है। हृदय को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। तो आर्टिकल 21A क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सिंपल टर्म है, कई बार यूपी टेट के एग्जाम्स में पूछा गया है इसको। शिक्षा का अधिकार जो है ये पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, मूल अधिकार नहीं था। इसीलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस भी आर्टिकल के आगे कैपिटल लेटर लगा हो, जैसे कैपिटल में ABCD लगा हो, तो ये समझिएगा कि वो जो है संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में लाया गया है। तो इसी तरीके से शिक्षा का अधिकार जो है किसके द्वारा लाया गया? 86th संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। और एक ये नया अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। कैसी? निःशुल्क, बिना पैसे लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और मुख्य रूप से जो सरकारी स्कूल हैं वो इसी धारणा पर चलते हैं कि बच्चों से जो है फी नहीं ली जाती है, उनको जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। हालांकि उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे जब कभी मौका आएगा, और जब कि कैसे निःशुल्क जो शिक्षा है वो घातक भी हो रही है, कि शिक्षा व्यवस्था पर जो भले ही कितना ही काम किया गया हो, संशोधन करके उसे मूल अधिकारी बना दिया गया हो, लेकिन आज भी जो है जो हमारे सरकारी स्कूल है उसकी शिक्षा उसी तरीके से लटकी हुई है और उसी अधर में है। तो इस चीज़ ये बातें छुपी नहीं है। देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो संबंध है वो किससे है? शिक्षा से है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चाहे यह है मुख्य रूप से आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 44 है, माफ़ कीजिएगा 45 है, अनुच्छेद 45 है जो किस में है? भाग 4 में है, DPSP में है, उसको भी प्रभावित करता है। ऐसे ही जो आपका अनुच्छेद 51A है, 51A में मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें जो 11वां बिंदु है वो भी शिक्षा के संबंध में है, तो इसको भी जोड़ा गया था। तो ये 3 आर्टिकल से संबंध रखता है 86वां, 21A, 45 और 51A से, और ये 2002 में किया गया था जिसका संबंध किससे है? शिक्षा से। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 22 है। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाइएगा कि आपको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, ताकि जब आप लाइक करें तो क्या हो, हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहें। देखिए कभी कभी जो है क्या होता है कि जब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, शेयर करने वाली बातें हैं तो मैं कर रहा हूँ, और सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ पाते हैं या लाइक्स नहीं आ पाते हैं तो क्या होता है कि मोरल डाउन होता चला जाता है कि अच्छा, क्या खुद भी एक बात ये सोचने में आने लगती है कि क्या कंटेंट बढ़िया नहीं दे रहे हैं, क्या ऑथेंटिक चीज़ बढ़िया नहीं, अच्छी नहीं, ऑथेंटिक चीज़ नहीं दे रहे हैं क्या हम लोग, जो लोगों को या फिर लोग देखना नहीं पसंद कर रहे, या फिर लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है जिसमें जो है बातें ज़्यादा हों और कंटेंट कम मिले, तो भाई उस तरीके की भी काम करना शुरू कर दिया जाए क्या। तो चीज़ें जो है थोड़ा सोचने वाली हो जाती हैं। तो इसीलिए कंटेंट अच्छा आप लोगों को जिस प्लेटफॉर्म पर भी मिले, मैं ये नहीं कहता कि कंटेंट आपको यही अच्छा मिलेगा, जहाँ भी अच्छा मिले कीजिए, लेकिन यहाँ जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ एक अच्छे रिसर्च और एक अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपके परीक्षाओं में आती हैं। तो शेयर जरूर कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में रिकमेंड कीजिए हमारे चैनल को कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन जब आए अगली तो आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए, तो अगला क्या है आपका अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 जो है ये भी गिरफ्तारी से संबंध में है ना। लेकिन देखिए ये शिक्षा के मामले में खासतौर पे यूपी टेट में इसको पूछा गया था, बिहार टेट में भी पूछा गया था और इसके साथ ही हरियाणा टेट में भी पूछा गया था, और यूपीएसआई के लिए तो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि जीएस का एक दायरा किसी परीक्षा में आप सीमित नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर 22 में क्या बताया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो इसमें जो बात बोली गई है इसमें भी 3 बातों को समझाया गया है। क्या क्या? कि अगर आपको गिरफ्तार करने आई है पुलिस, है ना, तो आपको यह अधिकार है कि आप ये जानें कि आप गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं, है ना। तो पहला, गिरफ्तारी का कारण आपको पता होना चाहिए कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, ठीक है, आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं। हालांकि वो बात दूसरी होती है कि पुलिस वाला आता है और जब लेके जाता है, आप पूछते हैं क्यों गिरफ्तार कर रहा है, तो 2 लगाता है, कहता है कि चलो थाने में ही बताएंगे कि बेटा तुमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, है ना। तो हालांकि वो बात दूसरी होती है, लेकिन गिरफ्तारी का कारण जानने का जो है आपका पूरा फंडामेंटल राइट है कि आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, आपको वो जानने का पूरा राइट बनता है। इसके बाद गिरफ्तार हो गए, और जब गिरफ्तार हो गए तो आपको जो है एक ऐसे वकील की जरूरत पड़ेगी जो आपको अच्छा सलाह दे सके। तो अपनी मर्जी के विधि व्यवसायी से, किससे? विधि व्यवसायी से। विधि व्यवसायी मतलब जो लॉयर होते हैं से क्या हो, परामर्श का अधिकार, परामर्श का अधिकार। आप जो है उससे सलाह ले सकते हैं, किसी भी लॉयर से सलाह ले सकते हैं, किसी विधि व्यवसायी से सलाह ले सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। चलिए, गिरफ्तार हो गए, अब गिरफ्तार हो गए हैं, आपने अपने लॉयर से भी सलाह ले ली है, आपको गिरफ्तार हुए कितना समय हो गया, 24 घंटे हो गया है। तो अब ये राइट है आपके पास कि 24 घंटे के भीतर जो है आपको उपस्थित होना है। कहाँ? 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि 24 घंटे से ज़्यादा आप जेल में बंद नहीं हो सकते। जब कब? गिरफ्तारी के बाद, शुरुआती गिरफ्तारी के बाद, कि आपको 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। कोर्ट पुलिस जो है आपको 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। अगर नहीं करती है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप पूछे कि क्यों नहीं किया जा रहा है। ताकि ये इसलिए किया गया है 24 घंटे के भीतर कि आप जो गिरफ्तार करने का जो एक कारण है, जो प्लेटफॉर्म बताया गया, जो पृष्ठभूमि बताई गई है, क्या वो सही है या नहीं है, कि आपको ऐसे उठा के भर दिया है, झूठे केस में भर दिया है, उसका डिसाइड कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। और फिर उसके बाद वो जब मजिस्ट्रेट कहेगा कि हाँ ठीक है इसको सही गिरफ्तार किया गया है, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और जब मजिस्ट्रेट कहेगा कि नहीं ये तो गलत गिरफ्तार हुआ है तो इसको छोड़ दो, तो आपको पुलिस को जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस 24 घंटे के भीतर एक बात याद रखिएगा, अवकाश और यात्रा कौन सी? कि आपको जो है थाने से जो है ले जा, जेल से कहाँ तक? कोर्ट तक ले जाया जा रहा है। तो उस बीच जो यात्रा है, ट्रैफिक हो गया, सड़क टूट गई, किसी वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे लेट हो गया पहुंचने में, तो उस टाइम को 24 घंटे के भीतर ऐड नहीं किया जाएगा। या बीच में क्या हुआ? अवकाश हो गया, छुट्टी हो गई, है ना, कि छुट्टी हो गई, उस दिन कोर्ट नहीं बैठी है, तो क्या होगा कि आपको जो है उस 24 घंटे में वो छुट्टी वाला समय नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अनुच्छेद 22 में हम ये चीज देखते हैं। कुछ अनुच्छेद 22 में ये चीजें होती हैं, कुछ बातों को ये बताया गया है। एक निवारक निरोध होता है और एक होता है दंडात्मक निरोध। निवारक निरोध ये होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर शक हो कि ये व्यक्ति जो है अभी अपराध करने वाला है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है इस बिना पर कि उस शक के आधार पर। नजरबंदी वाला कंसेप्ट होता है इसी में ही, कि उसे नजरबंद कर देना। दंडात्मक निरोध ये होता है कि डिटेंसिव जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध हो गया है तो उसे जेल भेजना, जेल में रखना, ये चीज आती है इसमें। क्लियर है? तो आर्टिकल 22 में ये कंसेप्ट बताया गया। तो हमने आज देखा आर्टिकल 19 से
22 अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट्स जो हैं ये सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे और बड़े ही आराम से एंजॉय किया होगा आपने क्लास को, पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने, जो पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। इसके यहाँ तक समझने के लिए और बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,